अस्सलाम वालेकुम। आई एम माहम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने 9th क्लास बायोलॉजी का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है। आइए डिस्कस करते हैं। द नेम ऑफ चैप्टर इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, ये सब हम देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पार्टिकुलर एरिया। किसी भी खास जगह में जो कितने किस्म के जानदार पाए जाते हैं, ठीक है, किसी भी खास जगह पर रहने वाले मुख्तलिफ किस्म के जानदार, वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी की हम पैमाइश कैसे कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम मुख्तलिफ किस्म के जो जानदार हैं उनके नंबर्स का हमें पता हो। ठीक है, नंबर किसे कहते हैं, तादाद को। ठीक है, और वेरिएशन विद इन ईच काइंड, यानी हर जो किस्म है उसमें हमें वेरिएशन पता हो, तब्दीली पता हो। यानी कोई भी स्पीशी है या ऑर्गेनिज्म है उसकी वेरिएशन का हमें पता हो। जैसे ह्यूमन को ले लें, उसका आई कलर ले लें, हाइट ले लें, स्किन कलर ले लें, ये सब चीजें जो हैं वेरिएशन में आ जाती हैं। हर जो जितनी यानी एक जगह पर कितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी वेरिएशंस हैं, कौन कौन सी तब्दीलियां हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं डिस्कवरी की तरफ। तो कितने जो आज तक जो है बायोडाइवर्सिटी है जो डिस्कवर हो चुकी है वो है 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। 2 मिलियन जो है इकसाम के जो जानदार हैं वो जाने जा चुके हैं, साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर कर लिया है। लेकिन जो असल में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, असल में जो जानदारों की तादाद है वो बहुत ज्यादा है। यानी असल में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो अब तक नोन है वो है 2 मिलियन। ठीक है, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये नॉट इवनली स्प्रेड आउट है, यानी ये जो है हर जगह पे बराबर बराबर तकसीम नहीं हुई हुई कि डिफरेंट इलाके हैं और सब में बराबर बराबर तकसीम हुई है। नहीं, ये हर जगह पर मुख्तलिफ है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम। यानी कहीं किसी एरिया में जानदारों की तादाद ज्यादा है और किसी एरिया में जानदारों की तादाद कम है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं फैक्टर्स की तरफ कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी जो है जिन पे डिपेंड करती है या जो बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं हम क्लाइमेट को। क्लाइमेट किसे कहते हैं, आबो हवा को। ठीक है, क्लाइमेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर जो है बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। अब किसी भी इलाके की आबो हवा बताती है कि उसमें किस किस्म के ऑर्गेनिज्म ने रहना है, किस किस्म के ऑर्गेनिज्म वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लें डेजर्ट क्लाइमेट, यानी डेजर्ट की जो क्लाइमेट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है हमारे पास अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड जो है बुलंदी को कहते हैं, किसी भी चीज की ऊंचाई, यानी कोई भी जो एरिया या कोई भी जगह है वो जो है समंदर की सतह से, समंदर के लेवल से कितनी बुलंदी पर मौजूद है। ये भी जो है अल्टीट्यूड, ये भी जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तय करता है कि किस तरह कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कौन कौन से लेवल पर सरवाइव कर सकते हैं, कौन से एल्टीट्यूड पर सरवाइव कर सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास फैक्टर है वो है सोइल, यानी सोइल की टाइप, यानी सोइल का स्ट्रक्चर क्या है, सोइल का टेक्सचर क्या है। जैसे हमारे पास सैंडी सोइल है, ठीक है, तो ये भी यही चीज जो है, जो हमारे पास सोइल टाइप है ये भी यही डिटरमाइन करती है कि यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं, किस किस्म कौन कौन से प्लांट जो है किस किस्म की सॉइल में जो है ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं और पोलर रीजन क्या होती है और उनमें डाइवर्सिटी किस तरह से डिवाइड हुई हुई है। तो हम देखते हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं ज्यादा पाई जाती है तो कहीं पर कम पाई जाती है। तो हम देख लेते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स किसे कहते हैं।
ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं गर्म इलाके होते हैं जहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है। तो ये गर्म भी होती है और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि मोर बायोडाइवर्सिटी, कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं पोलर रीजन्स को। पोलर रीजन किसे कहते हैं? पोलर रीजन जो है ऐसे इलाके होते हैं जो ठंडे होते हैं और जहाँ बारिश भी कम होती है। तो ऐसे इलाकों में जो है कुछ ही ऐसी हमारे पास स्पीशीज हैं जो वहाँ पे सरवाइव कर सकती हैं कम जो है बारिश में और ठंडे इलाकों में। तो जैसे हमारे पास पेंगुइन हो गया और पोलर बियर है, ये जो है ये पोलर रीजन्स में सरवाइव करते हैं, यानी पोलर रीजन्स में जो बायोडाइवर्सिटी है वो लेस होती है देन जो है ट्रॉपिकल रीजन्स के। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट, तो हमारा अब है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, अब हम इसकी अहमियत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, कि ये जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है ये इकोसिस्टम को बैलेंस रखती है, मेंटेन रखती है, तवाजुन में रखती है। किस तरह से रखती है? हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम को मेंटेन करने में मदद करती है। जैसे अब हमारे पास प्लांट्स मौजूद हैं, वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करवाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो है अगर एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम में पाया जाता है वो अपना अपना रोल प्ले करता है और इस तरीके से वो इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल। जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है ये बायोजियोकेमिकल साइकिल में जो है बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। किस तरीके से? साइकिल किसे कहते हैं? यानी जैसे अब ये पॉइंट से यहाँ से शुरू हुआ है तो ये चीज यहीं पे आके खत्म होगी, यानी जो चीज जहां से स्टार्ट हो वहीं पे आके खत्म हो उसे हम कहते हैं साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल किसे कहते हैं? कि न्यूट्रिएंट जो है वो थ्रू आउट द एनवायरनमेंट मूव करते हैं, इकोसिस्टम में वो मूव करते हैं और वापस जो है दोबारा से इकोसिस्टम को ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं और ऑर्गेनिज्म से दोबारा से इकोसिस्टम को वापस कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत अहम रोल प्ले करती है। जैसे कार्बन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन को यूज करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह जो एनिमल्स हैं वो जो ऑक्सीजन है उसको यूज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन साइकिल भी है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस में वो है क्लाइमेट रेगुलेशन, कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो जो क्लाइमेट है, आबोहवा है, उसको रेगुलेट करने में एक अहम किरदार अदा करती है। किस तरह से करती है हम देख लेते हैं। प्लांट्स एंड algae absorb carbon dioxide, it help to keep the climate balanced। प्लांट्स और जो algae हैं ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं? अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है जो कि अर्थ को वार्म रखती है, गर्म रखती है। ठीक है, अगर ये ज्यादा हो जाएगी तो गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और इसके अलावा ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि एनिमल्स जो है यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो है प्लांट्स और जो algae हैं वो क्या करते हैं? क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, बैलेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल। जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है provides a vast array of natural sources from food and medicine to building material and fuel। यानी जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी
बायोडाइवर्सिटी है वो हमें कुदरती वसाइल जैसे कि हमारी खुराक से लेकर दवाइयों से लेकर बिल्डिंग मटेरियल और फ्यूल सब कुछ हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है। अब फूड जो है हमारे पास हम देख लेते हैं, फूड यानी बहुत से एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जिनसे हमें फूड मिलता है। इसी तरह मेडिसिन, बहुत से ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनसे हम मेडिसिन बनाते हैं। इसी तरह बिल्डिंग मटेरियल में हमारे पास जो है वुड, लकड़ी और फाइबर वगैरह आ जाते हैं, वो भी हमें जो है नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, प्लांट्स हमें देते हैं। इसी तरह हमारे पास फ्यूल हो गया, फ्यूल जो है प्लांट से हम बायोफ्यूल जो है वो लेते हैं। तो उसके नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे इम्पोर्टेंस की तरफ, वो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी माशी तौर पे हमें कौन से फवायद हासिल होते हैं बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बायोडाइवर्सिटी बहुत सी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, उनकी मदद करती है। किस तरीके से करती है? जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में क्या होता है कि ज़राअत में पौधों की भी ज्यादा पैदावार होती है और जो है जानवरों की भी, और उससे फायदा होता है। टूरिज्म में क्या होता है कि अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो वो जो है, जो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा वाला एरिया है वो पुरकशिश हो जाएगा टूरिस्ट के लिए, तो वो वहां सैर करने जाएंगे और इस तरीके सैरो सियाहत के लिए आएंगे, और इस तरीके से जो है ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी। इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी एज अ टूरिज्म भी हमें फायदा पहुंचाती है। फिर है नेक्स्ट हमारे पास फार्मास्यूटिकल, यानी जब जितने ज्यादा प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं हम उनसे बहुत सारी दवाइयां भी तैयार कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।